में सबसे पहले बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में श्रद्धा का सैलाब उमड़ आया है। बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए रास्ते पर खास तरह की चटाइयां भी बिछाई गई हैं। असल में इन स्पेशल चटाइयों को लगाने से रास्ते पर फिसलन का खतरा कम रहता है। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए जगह जगह पर जवानों को भी तैनात किया गया है। वहीं पल पल बदलता मौसम भी लोगों की परीक्षा ले रहा है। हालांकि गंगोत्री में बर्फबारी के बाद मौसम जरूर खुल गया है। धूप निकलने के बाद वहां बर्फ से लदे पेड़ और पहाड़ चांदी की तरह चमकने लगे। बद्रीनाथ में भी मौसम साफ होने के बाद यात्रियों का जत्था दर्शन के लिए आगे बढ़ता रहा। 10 से लेकर 12 तक की बात करें तो इसमें मौसम करीब करीब साफ रहने वाला है। जहां तक चारधाम लोकेशंस की बात है तो आप ये कह सकते हैं वहां जो लोकल वेदर है, शाम के टाइम थोड़ी जो आफ्टरनून में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, लाइट एक्टिविटी मिल सकती है। 13-14 में एक पश्चिमी विक्षोभ निकलेगा 15 में, तो 2-3 दिन उसका थोड़ा सा असर जो है उत्तराखंड में दिख रहा है हिल्स में। तो विशेषकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे 4-5 है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो आप ये कह सकते हैं कि 13, 14, 15 में थोड़ी हल्की एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की वहां पर देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा और करीब करीब 20 तक कोई एक्टिविटी फिर खास जो है नहीं दिख रही है। तो गुड न्यूज ये है कि फिलहाल केदारनाथ और बद्रीनाथ का मौसम काफी साफ है, यानी यात्रियों को मौसम की रुकावट नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन पिछले दिनों भैरव और हथिनी ग्लेशियर टूटने की वजह से आवाजाही बाधित हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ चुनिंदा ग्लेशियर पॉइंट्स पर एक खास तरह की मैट बिछाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही करने में सहूलियत मिल रही है। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग की ये तस्वीरें भैरव गदेरा ग्लेशियर पॉइंट की हैं। दरअसल पिछले दिनों भैरव ग्लेशियर और हथनी ग्लेशियर टूटने से करीब 2 दिनों तक पैदल यात्रा प्रभावित रही। वहीं घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी नहीं हो पाई। ऐसे बिगड़े हालात को सुधारने के लिए मजदूरों के साथ साथ यहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवानों ने दिन रात एक कर दिया। पिछले सप्ताह 2 बार कुबेर और भैरव ग्लेशियर पे जो ग्लेशियर आया था उससे हमारी जो यात्रा उस पर व्यवधान भी हुआ था, परंतु काफी अधिक संख्या में मजदूर लोगों ने बहुत ही विकट परिस्थितियों में लगातार काम करके उस रास्ते को ठीक किया है। और हमारी जो फोर्सेज हैं, भले वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, डीडीआरएफ हो, पुलिस विभाग हो, उन्होंने प्रत्येक यात्री को एक रास्ता पार कराने में दिन रात वहाँ पे खड़े रहकर काम किया है, जिसके लिए सराहनीय उन्होंने अपने कार्य किया है। और पीडब्ल्यूडी के द्वारा अभी भी रास्ते को और बेहतर करने के लिए कार्य जारी है और घोड़े की जो मूवमेंट था वो केदारनाथ तक सुचारू किया जा चुका है, जिससे कि माल आदि जो या व्यवसायियों का है या केदारनाथ पुनर्निर्माण का है उसका भी आवागमन शुरू हो चुका है। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते पर खास तरह की चटाइयां भी बिछाई गई हैं। तस्वीरों में इन चटाइयों से होकर श्रद्धालु आपको गुजरते भी दिखाई दे जाएंगे। दरअसल इन स्पेशल चटाइयों को लगाने से रास्तों पर फिसलन का खतरा कम रहता है, मगर बाबा केदार के दर तक पहुंचने के दौरान पल पल बदलता मौसम चिंता का सबब बना हुआ है। भारी बारिश, बर्फबारी होने से बोल्डर यानी बड़े बड़े पत्थर भी गिर रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। मगर इन्हीं सारी दिक्कतों से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए राहत बचाव में लगाए गए जवान किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं और इन्हीं की बदौलत मौसम की बेरुखी के बावजूद आस्था भारी पड़ती दिख रही है और श्रद्धालुओं का जोश भी हाई है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रियों के लिए तो गुड न्यूज है ही, लेकिन एक गुड न्यूज उन यात्रियों के लिए भी आई है जो छुट्टियों में शिमला की हसीन वादियों में घूमने का मन बना रहे हैं। दरअसल छुट्टियों के मौके पर अक्सर शिमला में बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं और ट्रैफिक की समस्या भी हो जाती है। लेकिन इस साल शिमला की सड़कों पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा, क्योंकि शिमला पुलिस ने जाम से निजात दिलाने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जहां सैलानियों की आवाजाही साल भर बनी ही रहती है, लेकिन यहां ट्रैफिक प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रहा है, जो स्थानीय लोगों के लिए भी सिरदर्द से कम नहीं। चरमराते यातायात और प्रदूषण के इसी जंजाल से निपटने के लिए प्रशासन ने एक पहल शुरू की, जिसको नाम दिया गया 1 मिनट ट्रैफिक प्लान।
ये बहुत साधारण और एक ऑर्डिनरी पहल हमने की है, जिसमें हमने जो शिमला की कंजेशन वाले जो पॉइंट हैं, बॉटलनेक्स हैं, जिस प्रकार विक्ट्री टनल है, वहाँ की व्हीकल फ्लो कैपेसिटी को स्टडी किया कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ वहाँ से जा सकती हैं, और उसके बाद जो सरप्लस गाड़ियाँ हैं वो उनका इम्पैक्ट क्या रहता है, वो किस प्रकार से कंजेशन क्रिएट करती हैं। तो टाइम, नंबर, स्पेस को आधार मानते हुए और शिमला की जो कंजेशन है और कांस्टेंट कंजेशन जो रहती थी उसको बेसिक फैक्टर मानते हुए हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाया है। मुख्य सड़कों और चौराहों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस शहर को 7 सेक्टर्स और 24 सब सेक्टर्स में बांटा गया है, ताकि शहर में ट्रैफिक ज्यादा न लगे। प्रशासन के अनुसार उसका फोकस लक्कड़ बाजार से विक्ट्री टनल पर ट्रैफिक की समस्या पर ज्यादा है। अब 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को शहर की सड़कों पर कैसे लागू किया जा रहा, इसे जरा समझिए। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान में हमने 40-20, 30-30, 20-40 के रेशियो में हमने इसको आधारित किया है, जिसमें कि जब बहुत फ्लो होता है तो हम 20 सेकंड गाड़ियों को छोड़ते हैं, 40 सेकंड होल्ड करते हैं, और जब मॉडरेट फ्लो होता है तो 30-30 के रेशियो में छोड़ते हैं, 30 सेकंड होल्ड करेंगे, 30 सेकंड छोड़ेंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लो हो जाता है गाड़ियों का तो उस समय फिर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 20 सेकंड होल्ड करते हैं और 40 सेकंड छोड़ते हैं। दरअसल प्रशासन का मानना है कि इस पहल को लागू करने से यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है और साथ ही यात्रियों का कीमती समय भी बच रहा। जब हम प्लान को लागू करते हैं तो लोगों का समय बच रहा है। जिस दिन हम प्लान को लागू नहीं करते रहे उस दिन लोगों का समय जो है वो यथावत जैसे पहले होता था 90 मिनट या उससे ज़्यादा समय लोगों का लगता था। और बहुत से लोगों का हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, बसों में पैसेंजर्स का, टैक्सी वालों का, जो रोड पे रोज चलते हैं, रोड यूजर चल रहे हैं। तो हमें अभी बहुत सकारात्मक उनके रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं और उससे एक अच्छी आशा जगी है कि शिमला जो हमारी क्वीन ऑफ हिल्स है उस जगह पे हम टूरिस्ट और बाकी सभी सिटीजन्स के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित करने में कामयाब होंगे। शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और लोगों का वक्त बचाने के मकसद से 1 मिनट ट्रैफिक प्लान अमल में लाया गया। उम्मीद है प्रशासन की ये 1 मिनट ट्रैफिक प्लान वाली कोशिश शिमला के लोगों को इस दिक्कत से निजात तो दिलाएगी ही, साथ ही शहर में गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण से भी कई हद तक राहत देगी। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वैसे तो गर्मियों की छुट्टियों में लोग अक्सर हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, लेकिन जब मैदानी इलाकों का मौसम हिल स्टेशन जैसा हो तो फिर क्या बात है। कम से कम मई के महीने में तो मौसम की ये मेहरबानी बनी हुई है। महीना भले ही मई का है, लेकिन एहसास बिल्कुल जनवरी की गुलाबी ठंड वाला है और ये खुशनुमा एहसास यूं ही बना रहेगा। क्यों और कैसे, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में मौसम लगातार आंख मिचोली का खेल खेल रहा है। बीते दिनों हुई बारिश से दिल्ली में मई के महीने में नवंबर की ठंड का एहसास होने लगा था, लेकिन एक बार फिर से अब दिल्ली वाले चिलचिलाती गर्मी का एहसास कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान बढ़ सकता है, जो कि 40 के पार जा सकता है। अभी दिल्ली का तापमान 38 से 29 डिग्री के बीच में है। दिल्ली का पारा 40 के पार पहुंचने को बेकरार है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तपिश बढ़ने लगी है। मई के महीने में कई दिनों तक खुशनुमा मौसम के बाद दिन में तेज गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन मौसम की मेहरबानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में बूंदाबांदी पड़ने की संभावना है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि फिलहाल दिल्ली वालों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये कि गर्मी का एहसास तो होगा, लेकिन अगले हफ्ते तक लू का सामना नहीं करना पड़ेगा। हीट वेव का आने वाले 5, 6 या 7 दिनों में कोई अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। टेम्परेचर्स नॉर्मल तक ही रहेंगे और इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। हालांकि कई राज्यों में पारा 40 को छूने के बेहद पास है। बिहार, पश्चिम बंगाल में हीट वेव के आसार बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए तो मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं गुजरात, कोंकण, गोवा में भी तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा ही रहेगा और मौसम खुश्क बना रहेगा। जहां तक दिल्ली की बात है तो मई में अब तक दिल्ली वालों के लिए मौसम सुकून से भरा रहा। बीते 15 सालों में तीसरी बार मई महीने में इतनी बारिश हुई है। दिल्ली में इस महीने में अब तक 50 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो चुकी है।
आने वाले दिनों में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम की गतिविधियों के चलते हवा अगले कुछ दिनों तक लगातार साफ सुथरी बनी रहेगी, यानी दिल्ली वासी अभी कुछ दिन और सुकून की सांस ले पाएंगे। इस राहत की वजह रही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिससे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मौसम खुशनुमा बना रहा। हर एक साल कुछ ना कुछ मौसम में वेरिएशन आती है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, मार्च अप्रैल बहुत गर्म गया, इस बार फरवरी गर्म गया। तो ये जो वेस्ट जनरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो टेम्परेचर्स है उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। इस बार भी यही हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इवन जनरली मार्च और अप्रैल में प्री मानसून में अफेक्ट करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 12 मई के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने के आसार हैं। इसमें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2-3 दिन थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, जिसका असर दिल्ली पर भी देखने को मिलेगा और अगले एक हफ्ते तक दिल्ली वासी हीट वेव से महफूज रहेंगे। दिल्ली में आने वाले समय में तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन हीट वेव की कोई आशंका अभी नहीं जताई जा रही है। आने वाले वीकेंड में दिल्ली में कुछ हल्की बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। आपने अक्सर ट्रेनों में टिकट कलेक्टर यानी टीसी से अभद्रता की खबरें तो सुनी ही होंगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो न केवल बगैर टिकट यात्रा करते हैं, बल्कि चेकिंग के दौरान टीसी से बदतमीजी और मारपीट पर भी उतर आते हैं। बस ऐसे ही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में एक नई पहल हुई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। कुछ लोग होते हैं जो रेल यात्रा करते समय कुछ गलत चीजें करते हैं, जैसे कि टिकट लिए बिना चढ़ना या कंफर्म टिकट लिए बिना चढ़ना। ऐसे में जो टीसी होते हैं उनके साथ कई बार मारपीट के वाकया सामने आते हैं या फिर कई बार जो है बदसलूकी के वाकया सामने आते हैं। ऐसे में अब सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन में एक बहुत महत्वपूर्ण मुहिम शुरू की गई है, जिससे इन वारदातों को रोका जा सके, टीसी के साथ होने वाले बदसलूकी को और मारपीट को किसी तरीके से कम किया जा सके। जी हां, अब टिकट कलेक्टर यानी टीसी से बदतमीजी महंगी पड़ेगी। मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने टिकट चेकिंग में नई पहल शुरू की, जिसके तहत टिकट कलेक्टर को बॉडी कैमरे के साथ जुर्माना वसूलने के लिए क्यूआर वाला ऐप भी दिया जा रहा है। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स पर हम खड़े हैं। यहाँ पर जो टिकट चेकर्स होते हैं उनको एक बॉडी कैम दिया गया है। इस बॉडी कैम का महत्वपूर्ण काम ये होता है कि जब भी टीसी प्लेटफॉर्म पे हो या फिर ट्रेन में हो, इस बॉडी कैम के साथ ही अंदर जाएगा या प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहेगा। टिकट चेक करते समय जो है वो लगातार बॉडी कैम, जो आप देख रहे हैं टीसी साहब यहाँ खड़े हैं, इनके जो कोट है उन पे एक बॉडी कैम लगा हुआ है। उस बॉडी कैम से लगातार रिकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल जो है वो चलता रहेगा। इस बॉडी कैमरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कैमरा 10 घंटे तक काम करेगा। रेल के अंदर और बाहर किसी भी घटना को ये बॉडी कैमरा हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो के साथ रिकॉर्ड कर घटना की तफ्तीश में मदद करेगा। उम्मीद है मध्य रेल के मुंबई मंडल की ये पहल कम से कम टीसी के साथ टिकट चेकिंग के दौरान अक्सर होने वाली अभद्र घटनाओं को कम करेगी। तकरीबन जो है 50 से 60 कैमरेज जो हैं वो ऐसे ऑर्डर किए गए हैं। कुछ जो हैं वो लोगों को दे दिए गए हैं, टीसीस को दे दिए गए हैं और इस मुहिम को जो है वो शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। तो अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र के उत्सव यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। तो देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। 224 सीटों से 2614 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। कर्नाटक के सभी जिलों में पोलिंग स्टेशंस पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम लोगों के अलावा सेलिब्रिटीज और नेता भी वोट डालने आने लगे हैं। अभिनेता प्रकाश राज ने शांतिनगर स्थित सेंट जोसेफ इंडियन स्कूल में पोलिंग स्टेशन में मतदान किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के विजयनगर में पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। येदियुरप्पा ने वोट डालने से पहले शिकारीपुर के हुच्चाराया स्वामी मंदिर और राघवेंद्र स्वामी मठ में दर्शन किए। कर्नाटक में एक चरण में वोटिंग होनी है। वोटिंग के लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। तो देखिए, कर्नाटक में सभी 224 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है।
चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वोट डालने के लिए सभी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार देर रात मेट्रो 3 के काम का जायजा लिया। सीएम शिंदे ने चर्चगेट से विधान भवन मेट्रो स्टेशन की दूरी पैदल तय की। निरीक्षण के दौरान मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी भी साथ रहे। निर्माण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि मेट्रो 3 का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी चरण का काम भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस दौरान मेट्रो के फायदे भी गिनाए। और नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। अपने इस राजस्थान दौरे में प्रधानमंत्री 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद यानी करीब 11 बजे पीएम नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर जाएंगे। वहां वो कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। और अब बात बच्चों के भविष्य की हो रही है, तो चर्चा सीबीएसई के उस फैसले की भी जरूरी है जिसके तहत 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। सीबीएसई इस शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम लागू करने जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत अभी तक 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जा रही है। इसके साथ ही सीबीएसई ने 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 33 सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग के अलावा डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स और कोविड-19 जैसे विषय शामिल हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मैं 9th ग्रेड से एआई पढ़ रहा हूँ और इसके बेनिफिट्स मेरे को बहुत सारे अभी तक मिले हैं। जैसे हमारे को केवल एआई नहीं, हमारे को उसके साथ बहुत सारे रियल लाइफ स्किल्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में भी पढ़ाया जाता है। करंटली एआई में मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला है कि मेरे को जितना पता है दैट हेल्प्स मी गेट अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। हमें 9th से एआई पढ़ाते हुए हमने ये सीखा कि एआई से हम अपने नॉर्मल लाइफ के सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, लाइक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी हेल्प द कम्युनिटी, हाउ कैन वी हेल्प द इकोनॉमी, हाउ कैन वी हेल्प द कंट्री एंड द पीपल ऑफ द कंट्री विद एआई। एआई इज बेसिकली व्हाट वी डू इन डेली लाइफ। सो हम इसे और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसे और एडवांस कैसे कर सकते हैं, ये हमने अभी तक सीखा है। प्रसून, अमीशी और इन जैसे तमाम बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चे नए जमाने की नई चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। रटंत पढ़ाई से अलग इसमें इन्हें खूब मजा भी आ रहा है। इन बच्चों ने 9वीं क्लास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करना शुरू किया था, लेकिन अब सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग को कोर्स में क्लास 6 से ही शामिल करने का फैसला किया है। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। सीबीएसई की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक कक्षा 6 से 8वीं में ही कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड ने डेटा साइंस को 8वीं क्लास के कोर्स में शामिल करने का फैसला किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई न सिर्फ बच्चों को रास आ रही है, बल्कि ये उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी सोच को बदलने वाला सब्जेक्ट है। चाहे वो मेडिसिन का फील्ड ले लो, एंटरटेनमेंट का फील्ड ले लो, वो कनेक्ट कर पाते हैं। सो ये सिलेबस इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है कि उनको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ये इंटीग्रेट कैसे हो जाता है, क्योंकि एआई एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट की तरह नहीं रहेगा, वो हर फील्ड में इंटीग्रेट हो रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट उनको समझ में आके वो कल पूछते हैं, मैम हम अगर मान लो मैं फोटोग्राफर बनता हूँ, सो हाउ विल आई यूज एआई। सो जब ये रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, उनको समझ में आता है वेयर एग्जैक्टली दिस स्टैंड, उस हिसाब से वो स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, अपना सॉफ्ट स्किल्स प्लस टेक्निकल स्किल्स।
So that is the beauty of this particular subject that has been introduced today. मैं समझती हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस से ये जो 50 मार्क्स का उनका असेसमेंट है, एक बहुत अच्छा बच्चों को इनिशिएटिव मिलता है रिसर्च करने का, समझने का कि जब भी कोई डेवलपर कोई ऐप वो यूज करते हैं तो उसके पीछे उस डेवलपर ने कितनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज किया होगा, कितना ज्यादा इन डेप्थ में एनालिसिस किया होगा, प्रॉस एंड कॉन्स देखे होंगे इस फीचर को ऐड किया जाए या ना किया जाए, तो उसका बहुत अच्छा बच्चों को एक ओवरव्यू मिलता है, जिसको फर्दर आगे लाइफ में एक और आइडिया मिलता है कि क्या हम इसी चीज में अपना करियर बनाना चाहते हैं कि नहीं, तो क्लैरिटी बहुत हो जाती है बच्चों को। सीबीएसई ने 33 वोकेशनल कोर्स की लिस्ट स्कूलों को भेजी है। इस लिस्ट में 6 से 12 तक के बच्चों के लिए कई वोकेशनल कोर्स बताए गए हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट और कोविड-19 जैसे विषय शामिल हैं। ये सभी कोर्स मॉड्यूल्स 12 से 15 घंटे की अवधि के बनाए गए हैं। बोर्ड की तरफ से स्कूलों को कहा गया है कि इन विषयों की 70% पढ़ाई प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, जबकि 30% हिस्सा थ्योरी का होगा। अभी तो बच्चे पढ़ ही रहे, आजकल कोडिंग इतना ज्यादा बच्चों में इतना इंथ्यूजियाज्म है, इतना इंटरेस्ट है कि हमें तो कोडिंग पढ़ना है, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। तो अब तो आगे का आप सोचे तो ये सारे जितने स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स सीबीएसई ने दिए हैं, उससे बच्चों के करियर पाथ को बहुत बहुत अच्छा होगा, उनका करियर पाथ। और दूसरी बात ये भी है कि स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स अगर बच्चे रखते हैं तो उसमें उनको इंटरेस्ट होता है, उसको पढ़ने का मन करता है, और डिफिकल्टी लेवल इतनी ज्यादा नहीं है। तो अगर बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं भी करता है तो ये स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा कर देते हैं। देश के शिक्षा मंत्रालय ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, जिसमें स्कूल लेवल की शिक्षा के साथ ही हायर एजुकेशन में भी कई सुधार शामिल किए गए थे। मकसद बच्चों में नई स्किल का विकास करना है। रटी रटाई पढ़ाई की जगह प्रैक्टिकल लर्निंग से नई चुनौतियों के लिए तैयार करना है। इससे न सिर्फ बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत नेतृत्व की भूमिका निभा सकेगा। ये वोकेशनल कोर्सेज बच्चों के फाइनल एग्जाम्स में उनके मार्क्स को और इम्प्रूव करने में मदद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जरिए बच्चे आने वाले वक्त की खासकर आईटी और एआई की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, और साथ ही साथ उनके अपने करियर के विजन में यह क्लैरिटी आ रही है कि स्कूल और कॉलेज से जब निकलेंगे तो उसके बाद करना क्या है। कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। 11 म्यूजिकल गानों से भरपूर फिल्म म्यूजिकल स्कूल देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में मुख्य कलाकार श्रेया सरन और शर्मन जोशी हैं और इसे डायरेक्ट किया है पूर्व आईएएस अधिकारी पापा राव बियाला ने, जो इस फिल्म के साथ लेखक और निर्देशक के रूप में भी अपनी नई पारी शुरू करने वाले हैं। तो संगीत के जरिए स्कूली बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक और शैक्षणिक दबाव को कैसे दूर किया जा सकता है, यही इस फिल्म का मुख्य सब्जेक्ट है। सीबीएसई, आईसीएसई, 10th 12th बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, घर में बहुत सारी टेंशन होगी, आप लोग के घर में थोड़ा बच्चे स्ट्रेस में भी होंगे, उससे ज्यादा पेरेंट्स स्ट्रेस में होंगे क्योंकि बच्चों से ज्यादा टेंशन पेरेंट्स को होती है। तो अगर इतना ज्यादा तनाव आप ले रहे हैं तो आपके तनाव को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं आपको म्यूजिकल स्कूल लिए चलती हूँ। हमारे साथ म्यूजिकल स्कूल की स्टारकास्ट मौजूद है। शर्मन हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रेया हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। पापा राव बियाला हमारे साथ है, जो डायरेक्टर साहब है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो संगीत की दुनिया स्ट्रेस कितना कम करेगी, ये बताइए। मैं आप ही से शुरू करूंगी क्योंकि जिस ओहदे से आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आप वापस से फिल्मों में आए हैं, वो स्ट्रेस ज्यादा था या ये वाला स्ट्रेस ज्यादा है? शूटिंग के वक्त यही स्ट्रेस ज्यादा है। हाँ। कौन सा काम ज्यादा डिफिकल्ट है? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हम बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर ऐसा इश्यूज हैंडल किया है। असम में बड़ा इंसर्जेंसी हैंडल किया है, लेकिन उधर क्या है कि एक ऑर्डर दिए तो सब चलता है। इधर यू आर हैंडलिंग विथ लॉट ऑफ इमोशनल क्रिएटिव पीपल एंड दे हैव लॉट ऑफ इमोशन। ऑर्डर इधर चला है या नहीं चला है? नहीं, वो तो चला है, मैं इसलिए तो फिल्म बन गई। नो बट जोक से पार्ट, बट म्यूजिक इज लाइक परसों की बात है,
इलाराजा साहब हमारा म्यूजिक डायरेक्टर है फिल्म का, ही हैज कम टू हैदराबाद टू फॉर द ऑडियो लॉन्च एंड प्री लॉन्च। वहाँ यही बात चला है, इनफैक्ट बात चला है कि अगर म्यूजिक सीखे तो कितना शांति होगी, फैमिली में होगी, अपना खुद का आपके अंतर में होगा और पूरा दुनिया में होगा। और वो हमारा रामाराव मिनिस्टर भी इलाराजा साहब को यूनिवर्सिटी खोलने को दावत दिया था, तो अग्री किया है म्यूजिक यूनिवर्सिटी। तो म्यूजिक इज समथिंग विच ही सेड दैट इफ यू हैव म्यूजिक देयर विल बी नो। देखिए, कहा यह जाता है कि म्यूजिक से बढ़िया थेरेपी कोई नहीं होती। आपको अगर स्ट्रेस रिलीव करना है तो म्यूजिक से बढ़िया कोई थेरेपी नहीं। ये हम सिर्फ कहते हैं, लेकिन हम सुनते और समझते नहीं है। व्हेन इट कम्स टू कि बच्चे को म्यूजिक क्लास भेजना है तो वहीं पे आता है, बेटा पहले पढ़ लो। एम आई राइट? मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरे पेरेंट्स वेरी डेमोक्रेटिक एंड wanted me to follow what my heart told me to, and their only condition was कि graduate हो जाऊँ मैं और उसके बाद जो करना चाहूँ I'm free to do. So all my options were open, और option 1 was acting and then law and then businessman. तो मैंने सोचा मतलब था, जो आप बनना चाहते थे आप वो बन गए भगवान की कृपा से। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। जी जी जी। मेरी माँ केमिस्ट्री टीचर रही है और तो उनकी ड्रीम थी कि मैं एक अच्छे स्कूल में और अच्छे कॉलेज में पढूं। तो मेरे पापा की ड्रीम थी कि मैं LSR में जाऊं। पर उससे ज्यादा मैंने कभी ऐसे ये नहीं बोला कि यही बनो और यही करो। और बचपन से सब वो जानते थे कि डांस इज माई लाइफ, और तो हमेशा उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया कि मैं डांस परस्यू करूं। इनफैक्ट हरिद्वार से छोटी सी सिटी से वो दिल्ली आए ताकि मैं डांस गुरु शुभदा नारायण जी से सीख पाऊँ, और अभी भी मैं सीखती हूँ नूतन पदवर्धन जी से। तो जब मैं एक्टिंग में आई, इट वाज अनप्लान्ड, पर उन्होंने दे वर रियली सपोर्टिव, एंड आई थिंक जो भी कुछ हूँ मैं आज उन्हीं की वजह से हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट, इट्स बिकॉज दे बिलीव्ड इन मी। मैं जो आज की डेट में गवर्नमेंट ने एक करिकुलम चेंज किया है स्कूल का, और पैटर्न थोड़े से चेंज हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आप बच्चे की जो इनर स्ट्रेंथ है आप उसको पहचानिए फ्रॉम क्लास 3 to 5, देन 5 to 8, और फिर उसके बाद 9th and 10th। ये कुछ चेंज लाएगा क्या? सिर्फ गवर्नमेंट के पैटर्न चेंज कर देने से हम पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज कर पाएंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक और स्पोर्ट्स? दोनों करना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग बहुत उसमें तो बहुत आगे करने वाला था, बट हुआ नहीं। अभी तो गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रहा है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड टू आइडेंटिफाई नॉट जस्ट मैथ्स एंड साइंस, बट अगर कुछ हो तो कुछ करने के लिए, दैट इज अ गुड स्टेप। बट अल्टीमेटली द पेरेंट्स हैव टू रियलाइज it's a two-way situation. Parents play a lot of role, and so बच्चे को जो actually the film is not about क्या बनना है क्या नहीं बनना है. Film is about the stress we create to become something, particularly these competitive exams. कुल मिला के स्ट्रेस नहीं लेना है, सीधा म्यूजिक स्कूल जाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।